नमस्ते और हमारे आज के खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के मूल विचारों में गहरी उतरने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदल दी है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। और हमारे पास इस किताब का एक सार है जो इसके सबसे जरूरी सिद्धांतों को समझाता है। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि दो पिताओं की सोच में वो बुनियादी फर्क क्या था। हाँ, एक तरफ थे पुअर डैड जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, लेकिन हमेशा पैसों के लिए संघर्ष करते रहे। और दूसरी तरफ रिच डैड जिन्होंने 8वीं क्लास के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? क्या हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है, हमारी डिग्रियां, वो हमें आर्थिक रूप से सफल होने के लिए तैयार करती हैं या फिर पैसे का खेल समझने के लिए एक बिल्कुल अलग तरह की वित्तीय शिक्षा की जरूरत है? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो सबसे पहले उस विचार से शुरू करते हैं जो सुनने में ही इतना अजीब और उल्टा लगता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब कोई ये पहली बार सुनता है तो सोचता है ये कैसी बात हुई? आखिर काम पैसे के लिए नहीं तो किस लिए? हाँ बिल्कुल, ये सुनने में बहुत विरोधाभासी लगता है, लेकिन यहाँ पर लेखक पैसे के मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। किताब में से डर और लालच का चक्कर कहा गया है, द रैट रेस। हाँ, द रैट रेस पुअर डैड की पूरी जिंदगी का मंत्र था। खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, मेहनत करो और एक सुरक्षित भविष्य बनाओ। ये सोच डर पर आधारित है। नौकरी खोने का डर, महीने के अंत में बिल न चुका पाने का डर। और ज्यादातर लोग तो इसी मानसिकता से जीते हैं। आपको प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती है, तो आप बड़ा घर ले लेते हैं, महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं एकदम। और नतीजा, आप पहले से ज्यादा कमाने के बावजूद उसी पैसे के जाल में और कसकर फंस जाते हैं। एकदम सही। ये एक सुनहरी जेल की तरह है। बाहर से बहुत आरामदायक लगती है, लेकिन है तो जेली। इसके ठीक उलट रिच डैड का सिद्धांत था कि पैसे के लिए काम करने की बजाय ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, पैसा आपके लिए काम करे। उनका मानना था कि अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी पर निर्भर है तो आप उस नौकरी और उस पैसे का गुलाम हैं। अमीर लोग ये नहीं सीखते कि पैसा कमाना कैसे है, बल्कि ये सीखते हैं कि पैसा बनता कहाँ से है। अच्छा। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मौके पहचानते हैं और पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। तो ये एक तरह से सोच का फंडामेंटल शिफ्ट है। एक कर्मचारी की तरह सोचने से हटकर एक निवेशक या बिजनेस मालिक की तरह सोचना। बिल्कुल। ये सिर्फ आपकी तनख्वाह के बारे में नहीं है, ये आपकी मानसिकता के बारे में है। और ये हमें किताब के उस नियम पर लाता है जिसे इसकी नींव कहा जा सकता है, इसका गोल्डन रूल। एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। स्कूल और कॉलेज हमें मुश्किल से मुश्किल विषय तो पढ़ा देते हैं, लेकिन पैसे का ये सबसे सरल नियम कोई नहीं सिखाता। और ये फर्क है तो बहुत सरल, लेकिन इसकी समझ वो बहुत गहरी है। किताब में इसकी परिभाषा बहुत सीधी दी गई है। एसेट यानी एसेट वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है बिना आपके काम किए। हाँ, बिना आपके सक्रिय रूप से काम किए। जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी जिससे हर महीने किराया आता है, स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिलता है, या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता है और आपको मुनाफा देता है। और लायबिलिटी ठीक इसका उल्टा है। वो कोई भी चीज जो आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती है। जैसे आपकी कार जिसकी ईएमआई, बीमा और मेंटेनेंस का खर्चा होता है। क्रेडिट कार्ड का बिल जिस पर ब्याज लगता है। हाँ। या फिर वो बड़ा सा घर जिस पर आप हर साल प्रॉपर्टी टैक्स और मरम्मत पर हजारों खर्च करते हैं। हाँ, और यहीं पर सबसे बड़ा मानसिक झटका लगता है। जिन चीजों को हमारा समाज और हमारी परवरिश सफलता का प्रतीक मानती है, एक बड़ा आलीशान घर, एक नई चमचमाती कार, इस परिभाषा के हिसाब से वो असल में लायबिलिटीज हैं। एक मिनट, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हर कोई कहता है कि अपना घर खरीदो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। हमारे माता पिता, उनके माता पिता सब यही कहते आए हैं। क्या किताब ये कह रही है कि पीढ़ियों से चली आ रही ये समझ गलत है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किताब ये नहीं कह रही कि घर खरीदना गलत है। वो कह रही है कि जिस घर में आप खुद रहते हैं उसे एक एसेट समझने की गलती मत करो। अच्छा। क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रहा, बल्कि हर महीने होम लोन की ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर पैसा निकाल रहा है।
रिच डैड के नजरिए से एक एसेट वो घर होता है जिसे आप खरीद कर किराए पर देते हैं और उस किराए से आपकी ईएमआई और दूसरे खर्चे भी निकल जाते हैं और कुछ पैसा आपकी जेब में भी आता है। अच्छा, तो फर्क कैश फ्लो का है, मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है। ये सोचना ही कितना अजीब है ना। हमारा पूरा समाज सफलता को बड़े घर और महंगी गाड़ियों से जोड़ता है, और ये किताब कह रही है कि जिस चीज को हम सफलता का शिखर मानते हैं वही असल में हमें आर्थिक दलदल में फंसाए रखने वाली सबसे बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल, रिच डैड का दर्शन यही है कि अमीर लोग अपनी कमाई से सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं और इन एसेट्स से जो इनकम होती है उससे वे अपनी लायबिलिटीज और खर्चे पूरे करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अपनी तनख्वाह से सीधे लायबिलिटीज खरीदते हैं और अक्सर ये सोचते हैं कि वे एसेट्स खरीद रहे हैं। स्टार्टअप शुरू कर दो, ये तो 99% लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्क है और हर कोई सफल नहीं होता। क्या किताब वाकई में इतनी अव्यावहारिक सलाह दे रही है? नहीं, और ये इस किताब की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। जी, रिच डैड ने कभी नहीं कहा कि अपनी नौकरी छोड़ दो। उनकी सलाह थी अपनी दिन की नौकरी करो लेकिन अपना बिजनेस भी बनाओ। अच्छा, यहाँ बिजनेस का मतलब कोई बड़ी कंपनी खड़ी करना नहीं है। यहाँ बिजनेस का मतलब है आपका अपना एसेट कॉलम। मतलब नौकरी आपके बिल चुकाने के लिए है, वो आपकी तात्कालिक सुरक्षा है, लेकिन असली आर्थिक आजादी आपके एसेट कॉलम से आएगी जो आपकी नौकरी पर निर्भर नहीं है। आपने एकदम सही समझा। नौकरी आपके बॉस का बिजनेस है, आपका नहीं। आपका बिजनेस है आपका एसेट कॉलम। किताब का तर्क है कि आपको अपनी नौकरी के साथ साथ अपने खाली समय में अपने एसेट्स बनाने पर काम करना चाहिए। या वो छोटा सा YouTube चैनल जो मैं वीकेंड पे चलाती हूँ, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स जो मैंने एक बार बना के डाल दिया और अब उससे रॉयल्टी आती रहती है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ने एसेट बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान कर दिया है। आप एक कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, एक छोटा ई-कॉमर्स स्टोर चला सकते हैं, या बस हर महीने अनुशासित तरीके से म्यूचुअल फंड्स में SIP कर सकते हैं। ये सब आपके अपने बिजनेस का हिस्सा हैं, जो सोते हुए भी आपके लिए कमा सकते हैं। मुख्य विचार यह है कि आपकी नौकरी आपको आज जीवित रखती है, लेकिन आपका एसेट कॉलम आपका भविष्य सुरक्षित करता है। और अगर कोई अपना ये बिजनेस या एसेट कॉलम बना लेता है तो इसका एक और बड़ा फायदा है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। हाँ, और वो है टैक्स बचाने की क्षमता। ये अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट माना जाता है ना? हाँ, और ये वो हिस्सा है जहां वित्तीय समझ का एक गहरा स्तर सामने आता है। पुअर डैड मानते थे कि टैक्स ईमानदारी से चुकाना चाहिए, जो कि सही भी है, लेकिन रिच डैड का मानना था कि टैक्स के नियमों को समझना और उनका कानूनी रूप से फायदा उठाना भी उतना ही जरूरी है। ये कोई टैक्स चोरी नहीं, बल्कि सिस्टम को समझना है। ये काम कैसे करता है? किताब में इसके लिए एक बहुत सीधा सा फर्क बताया गया है। हाँ, और वो फर्क ही सब कुछ बदल देता है। देखिए, एक कर्मचारी मतलब एम्प्लॉय का कैश फ्लो मॉडल ऐसा है, पहले कमाता है इनकम, फिर सरकार को टैक्स देता है और फिर जो पैसा बचता है उससे खर्च करता है। मतलब सैलरी आने से पहले ही TDS कट जाता है, सरकार अपना हिस्सा पहले ले लेती है। बिल्कुल। हाँ। वहीं एक कॉरपोरेशन या बिजनेस का मॉडल ठीक उल्टा है। वो पहले कमाता है इनकम, फिर बिजनेस से जुड़े सभी जायज खर्चे करता है, एक्सपेंसेस, जैसे कर्मचारियों की सैलरी, ऑफिस का किराया, यात्रा, फोन बिल वगैरह। ओके। और फिर इन सब खर्चों के बाद जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देता है। अरे वाह, इसका मतलब कॉरपोरेशन अपने खर्चों को अपनी आय से घटाने के बाद बची हुई रकम पर टैक्स देता है, जबकि एक कर्मचारी अपनी पूरी आय पर टैक्स देने के बाद खर्च करता है। ये तो नियमों का ही फर्क है। ये तो एक तरह से अन्याय लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से कानूनी है। हाँ, क्योंकि सरकारें चाहती हैं कि लोग बिजनेस खोलें, रोजगार पैदा करें और अर्थव्यवस्था में निवेश करें, इसलिए वो बिजनेस को टैक्स में ये छूट देती हैं। रिच डैड का यही कहना था कि आपको खेल के नियम पता होने चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे बचाना और बढ़ाना भी एक कला है। और इसके लिए आपको अकाउंटिंग, निवेश और कानून की बुनियादी समझ होनी चाहिए। यही वो वित्तीय शिक्षा है जो स्कूलों में नहीं मिलती। ठीक है, तो मान लिया कि ये नियम सीधे हैं, एसेट्स बनाओ, अपना बिजनेस शुरू करो, टैक्स के नियम समझो। अगर ये इतना ही सीधा है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? ये सवाल तो दिमाग में आता ही है ना। क्योंकि असली बाधाएं बाहरी नहीं हैं, बल्कि भीतरी हैं। ज्ञान होना एक बात है और उसे लागू करना बिल्कुल दूसरी। किताब 5 मुख्य मानसिक बाधाओं की बात करती है जो लोगों को रोकती हैं: डर, शक, आलस, बुरी आदतें और अहंकार। मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा तो पैसे खोने का डर ही है। हम सब एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं और निवेश करना
खासकर स्टॉक मार्केट में बहुत जोखिम भरा लगता है कि जो मेहनत से कमाया है वो भी कहीं डूब ना जाए। बिल्कुल, और ये डर स्वाभाविक है। पुअर डैड इसी डर की वजह से कभी कोई जोखिम नहीं लेते थे। वो हमेशा सुरक्षित खेलते थे। जबकि रिच डैड का मानना था कि हारना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। उनका नजरिया ये नहीं था कि जोखिम खत्म करो, बल्कि ये था कि जोखिम को समझो और उसे मैनेज करना सीखो। उनका एक मशहूर कथन है, मैंने जितने पैसे स्टॉक मार्केट में खोए हैं उससे कहीं ज्यादा पैसे उन लोगों ने खोए हैं जो निवेश करने से डरते रहे हैं। क्या बात कही है। उनका मानना था कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। अगर आप अपने डर को नियंत्रित नहीं करते तो पैसा आपको नियंत्रित करेगा। इसी तरह आलस लोगों को मैं ये नहीं कर सकता या ये बहुत मुश्किल है जैसे बहाने बनाने पर मजबूर करता है। और बुरी आदतें जैसे अपनी आय से ज्यादा खर्च करना आपको हमेशा कर्ज के जाल में फंसाए रखती हैं। और अहंकार, वो कैसे रोकता है? अहंकार आपको ये मानने से रोकता है कि आपको कुछ सीखने की जरूरत है। जब कोई कहता है मुझे पैसे के बारे में सब पता है, तो उसका सीखना उसी पल बंद हो जाता है। जबकि वित्तीय दुनिया लगातार बदल रही है। जो निवेश कल अच्छा था जरूरी नहीं कि आज भी हो। रिच डैड का मानना था कि जो व्यक्ति ये मानता है कि वो अज्ञानी है, वही सबसे ज्यादा सीखने की क्षमता रखता है। तो इन सभी विचारों का निचोड़ क्या है? जब हम इन सब सिद्धांतों को एक साथ देखती हूँ, एसेट्स, अपना बिजनेस, टैक्स के नियम और मानसिक बाधाएं, तो ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम तो बिल्कुल नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। ये पैसे के साथ अपने रिश्ते और अपनी पूरी मानसिकता को जड़ से बदलने का एक ब्लूप्रिंट है। ये रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि जीवन भर वित्तीय रूप से शिक्षित और स्वतंत्र रहने का एक दर्शन है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सबकों को समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से 5 सबसे बड़े सबक हैं। पहला, पैसे के गुलाम मत बनो, पैसे को अपना गुलाम बनाओ। मतलब पैसे को अपने लिए काम करने दो। दूसरा, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क गहराई से समझो और हमेशा एसेट्स बनाने पर ध्यान दो। तीसरा, वित्तीय शिक्षा हासिल करो क्योंकि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। सही है। चौथा, आय के कई स्रोत बनाओ। सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर रहना आज के जमाने में सबसे बड़ा जोखिम है। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी, पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करो। ऐसी नौकरियां चुनो जहां आपको नई स्किल सीखने को मिले जो भविष्य में आपके एसेट बनाने में काम आएंगी। और अंत में ये सब इस एक बात पर आकर टिक जाता है कि दो लोग भले ही एक जैसी तनख्वाह कमा रहे हों, लेकिन उनकी वित्तीय सोच उन्हें दो अलग अलग मंजिलों पर ले जाएगी। असली फर्क आपकी आय में नहीं, आपकी आदतों और आपकी सोच में है। बिल्कुल। एक व्यक्ति अपनी सारी कमाई लायबिलिटीज पर खर्च करके आर्थिक रूप से फंसा रह सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी कमाई से धीरे धीरे एसेट्स बनाकर वित्तीय आजादी की ओर बढ़ सकता है। चुनाव सोच का है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। ये किताब एसेट्स बनाने पर बहुत जोर देती है, लेकिन आज की तेजी से बदलती एआई और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसे हम आज एक सुरक्षित एसेट मानते हैं, क्या वो कल एक लायबिलिटी बन सकता है? ये एक बेहद जरूरी सवाल है। जरा सोचिए, किसी जमाने में एक टैक्सी का लाइसेंस या एक अच्छी लोकेशन पर दुकान एक बहुत बड़ा एसेट माना जाता था। हाँ बिल्कुल। आज राइड शेयरिंग एप्स और ई-कॉमर्स ने उस समीकरण को ही बदल दिया है। तो आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप एसेट्स का एक पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। असली सवाल यह है, आप लगातार सीखने की एक ऐसी मानसिकता कैसे बनाते हैं जिससे आप ये पहचान सकें कि भविष्य का मूल्यवान एसेट क्या होगा। शायद आज के दौर में आपका सबसे बड़ा एसेट कोई प्रॉपर्टी या स्टॉक नहीं, बल्कि नई चीजें जल्दी सीखने और पुरानी चीजें भुलाने की आपकी क्षमता है।